है इस बहाई दिन डब्बा सब बार हमारे जान चुका ही ना और ना एक हाथ में जब यहीं घर में ना हम धैर्य से अपने नहीं जाए लगे है हम क्यों ना कहीं दो ऐसा डब्बा मत खाते ला हमें ऑडियो बनाने की जरूरत है अब आगे आवाज एक बात शुरू करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों एक हफ्ते से हम शुरुआत करते हैं खलल की माफी चाहूंगा ठीक है और दिस इंकमिंग इज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सो OM6 इज द लेक्चर नंबर व्हाट इज लेक्चर नंबर सही है हमें टॉपिक डिस्कस करना है बीटा हाइब्रिड एलिमिनेशन हेलो आगे बात सही से नहीं आ रही ठीक है हेलो हाँ ठीक है चलिए गाइस अब तो बड़ी आवाज है तुम्हारी वन टू माइग्रेटिंग इंसर्शन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों बने तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मास बढ़ेगा ठीक है चलिए तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की बात की जाए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सबसे पहले कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होता है इन मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स इन मेटल बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन किसमें होता है इन मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस अच्छा इसमें क्या होती है वेकेंट साइट इज रिक्वायर्ड वेकेंट साइट इज रिक्वायर्ड और इसमें होता है कि इसके मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें इसके मैकेनिज्म को अगर डिस्कस किया जाए मैकेनिज्म में क्या होता है मेटल के साथ जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके अगले वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन तो यहाँ बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे यहाँ से हाइड्रोजन यानी H- बाहर निकलता है कहाँ अटैक करता है यहाँ पे वेकेंट साइट होती है इस वेकेंट साइट पर अटैक करता है जैसे यहाँ से H- बाहर निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन इस मेटल उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ ठीक है तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है यहाँ से H- बाहर निकला वो यहाँ चिपका इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसे स्टेबलाइज करने के लिए बगल वाला कार्बन मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन के दे देता है और हमारे पास ये चीज बन जाती है Ln तुम यहाँ पे हमारा हो जाता है अच्छा इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखती है हमें ये मेटल कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली प्रोडक्ट बनता है हमारे पास LnMH और प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर ये मेटल के साथ जुड़ता है अब एक बात बताओ क्या मैं इस पूरे रिएक्शन को अल्फा और बीटा एलिमिनेशन नहीं कह सकता देखो बीटा से H एलिमिनेट हो रहे और अल्फा से M एलिमिनेट हो रहे सो यानी मैं कह सकता हूं कि बीटा H एलिमिनेशन कैन बी सीन एज और कैन बी कंसीडर्ड एज सिन मतलब हाइड्रोजन और मेटल सेम साइड से एलिमिनेट होते हैं कैन बी कंसीडर्ड एज सिन बीटा एलिमिनेशन यानी कैसी है सिन बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा metal and hydrogen undergoes
स्पिन एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन होता है इनका? स्पिन एलिमिनेशन होता है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास ये एल्काइल ग्रुप है जो मेटल के साथ जुड़ा है। ये एल्काइल ग्रुप है, मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है और ये बगल वाला कैसा है? बीटा। और ये भी बीटा, पर मान लो इस बीटा के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर बीटा के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन कहां से करें? पर इस बीटा के पास हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम। मान लो यहां वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन है और डैश पोजीशन पे ड्यूटेरियम। अभी हमने बोला कि कैसी एलिमिनेशन होती है? स्पिन एलिमिनेशन होती है। यानी अगर यहां से मेटल एलिमिनेट करेगा और मेटल वेज पे है तो यहां से क्या एलिमिनेट करेगा? एच करेगा या डी करेगा? सो इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट एच इज अ सिन टू मेटल। तो यहां से एलिमिनेशन किसका होगा? एच और मेटल। यानी यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट में जो एल्कीन बनेगी उस एल्कीन में यहां पे ड्यूटेरियम रहेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन। बात समझे? तो एलिमिनेशन किसका होगा? एच का। वहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मेटल डैश पे आता, अब क्या होगा? अल्फा बीटा। बीटा पोजीशन से हमारा इस बार क्या बाहर निकलेगा? ड्यूटेरियम, ठीक है। यानी इसके हम किसका एलिमिनेशन कराएंगे? ड्यूटेरियम का एलिमिनेशन कराएंगे। एच माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, इसके साथ हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस मेटल के साथ यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक फीचर्स की। मान लो एल मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो यहाँ पे इसका? इसके 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15 और 1 16। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक वीकेंड साइड रिक्वायर्ड होती है। फिर हम क्या कराएंगे? बीटा पोजीशन से हाइड्राइड एलिमिनेट कराएंगे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर ये कार्बन इस मेटल से इलेक्ट्रॉन छीन के यहाँ डाल, हमारे पास बन जाएगी पिक्चर कैसी? यहाँ एम एन, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एच और फिर यहाँ एक एच। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कितना रहेगा? 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं करेंगे, मिथाइल एलिमिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। अब जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट है हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस बाय 2। सेकंड हम लिखेंगे इसमें वीकेंड साइट इज रिक्वायर्ड। थर्ड क्या लिखेंगे हम इसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। अब चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे मैंगनीज +1 होगा। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है -1 +1। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड हाइड्रोजन पे -1 मेटल पे +1। ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स ठीक है। चलिए अब हम क्या बात करते हैं? अच्छा इसमें इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का एप्लीकेशन में क्या आती है? बात इसमें आती है कि इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस। क्या करता है ये? इट हेल्प टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा बात ध्यान से कैसे प्रेडिक्ट करता है स्टेबिलिटी? बहुत क्लियर बात है। अगर मेरे पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स कभी स्टेबल था ही नहीं, इसलिए वहां पे एलिमिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इफ एक्सटेंट ऑफ बीटा एच एलिमिनेशन इज मोर, this means stability of metal alkyl complex. This means stability of metal alkyl complex is less. भैया अगर आपका एलिमिनेशन बड़ा % है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसका मतलब मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स स्टेबल था ही नहीं। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है, जो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बीटा एच एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी बोल दिया कंपेयर स्टेबिलिटी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे CH2 CH3 है, ए, मेरे पास B CH2 B CH3 H CH2 CH3 तीसरा मेरे पास LNF CH2 C CH3 CH3 H और चौथा मेरे पास CH2 B CH3 CH3 ठीक है। ठीक है। अच्छा यहाँ मेरे पास बताओ ये अल्फा और ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा है, अल्फा और ये बीटा है, अल्फा और ये बीटा है। बताओ यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन है? नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने? 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। इसका मतलब जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन 0 है तो यहाँ तो नो बीटा एच एलिमिनेशन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे? 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम बीटा एच एलिमिनेशन। यानी अगर मुझसे पूछे एक्सटेंट ऑफ बीटा एच एलिमिनेशन, इसमें बीटा एच एलिमिनेशन का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होगा सर ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। स्टेबिलिटी का पहले जस्ट अपोजिट होगा, यानी डी देन सी देन बी।
अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, बिल्कुल सही कहा आपने, डीसीबीए ही स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब बात करते हैं केसेस वेयर बीटा एच एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी उन केसेस की बात करेंगे जहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता ही नहीं है। केसेस वेयर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। पहला केस NNM CH2 CH3 CH3 CH3, यहाँ पे नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। सेकंड केस NNM CH2, ये बीटा कार्बन, इसके साथ कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। CH2 देखो, ये बीटा हमारे पास, इसलिए 4 बॉन्ड बनानी है, ये बीटा है इसलिए 4 बॉन्ड बनानी है। यहाँ पे भी नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। थर्ड NNM, ठीक है, NNM आ गया, इसके साथ में मान लो मैंने लगा दिया, ये दो केसेस आ गए। चलिए तीसरा केस है, क्या तो बीटा हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहां से करेंगे? तो तीसरे केस की बात करते हैं। थर्ड जिसमें थोड़ा निकल लिया, अगर मेरा मेटल ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, अगर मैं यहां से बीटा एलिमिनेशन कराएं, अगर यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करूं, तो बीटा पोजीशन हाइड्राइड बाहर निकलेगा और ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन यहां डाल देगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ब्रिज हेड पोजीशन पे, इसमें ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड फिर ये जुड़ा होगा। क्या कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 कार्बन स्टेबल होता है? नहीं, sp2 कार्बन एट ब्रिज हेड इज नॉट स्टेबल। हम लिखेंगे इफ एटम इज एट ब्रिज हेड पोजीशन, नो बीटा एच लिमिट। इसके बाद में फोर्थ अरे यार ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अगेन ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड है, ठीक है, ये करेंगे रिंग के इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में ब्रिज बन रहा है, ये कैसा है? ब्रिज हेड का। फिर से देख लो, एक रिंग का ये एक कार्बन पकड़ लो, ये रिंग का दूसरा कार्बन पकड़ लो, इनके बीच में ब्रिज बन रहा है, ये कार्बन क्या हो गया? ब्रिज हेड कार्बन। मेटल इज अटैच्ड, ठीक है, ये चीज क्लियर करना दिमाग में कि जब भी मेटल आपका ब्रिज हेड पोजीशन पे जुड़ा होगा, मेटल ब्रिज हेड पोजीशन पे जुड़ा होगा, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि ऐसे केस में डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे बनता है जो कि स्टेबल नहीं होता। मेटल इज अटैच्ड टू ब्रिज हेड, देयरफॉर नो अटैच एलिमिनेशन। पांचवा फिफ्थ NNM P ट्रिपल बॉन्ड C। अल्फा बीटा, बताओ, बीटा एच एंड मेटल आर नॉट सिंक टू ईच अदर, और सबको पता है कि यहाँ पे सिंगल एलिमिनेशन होती है, यहाँ पे एंटी में वाली टिकट देयरफॉर नो बीटा एच एलिमिनेशन। अब बात करते हैं छठे केस की। छठा केस हमारे पास क्या आ गया? C डबल बॉन्ड C, मान यहाँ पे H है और यहाँ पे M, ठीक है, और यहाँ पे H और यहाँ पे C है। तो ये मेरे पास आ गया अल्फा पोजीशन और यहाँ पे बीटा। अब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन तो है पर वो मेटल की एंटी पोजीशन पे, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन आर एंटी टू ईच अदर, देयरफॉर नो बीटा एच, इसलिए कोई भी बीटा एच एलिमिनेशन नहीं होगी, इसलिए कोई भी बीटा एच एलिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी का एक और केस ले लूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C MLN H, बताओ क्या यहाँ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा या नहीं? क्या यहाँ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल होगा या नहीं? अगेन आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि ये आपकी अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और मेटल है ये सिंक पोजीशन है। हम लिखेंगे मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन आर सिंक टू ईच अदर, देयरफॉर बीटा एच एलिमिनेशन। देखो बीटा एच एलिमिनेशन कराने के लिए क्या क्या चाहिए? मैं कंफ्यूज नहीं, नो क्यों होगा भाई? बिल्कुल होगा, क्यों नो? मैं लिख देता हूं कंडीशंस ऑफ बीटा एच एलिमिनेशन। क्या कंडीशंस होती है बीटा एच एलिमिनेशन की? कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी बीटा हाइड्रोजन। कंडीशन नंबर 2, मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी सिंक टू ईच अदर। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, मेटल शुड नॉट बी अटैच्ड टू ब्रिज हेड। बस तो यहां पे देखो ना, इस तरह बीटा हाइड्रोजन, यस बीटा हाइड्रोजन है, क्या वो सिंक पोजीशन में? हां जी। क्या मेटल ब्रिज हेड कार्बन में जुड़ा है? नहीं जी। तो हो जाएगी बीटा एलिमिनेशन, क्यों नहीं होगी? और बीटा एलिमिनेशन के बाद किसी को प्रोडक्ट देखना क्या बनता है? देख लीजिए, यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्राइड बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा LNM, मेटल के साथ में हाइड्राइड यानी H जुड़ गया, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH डबल का क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 केस डिस्कस करें। 8 क्या यहाँ होगी? आंसर है नहीं। देखो आपका मेटल यहाँ पे, यहाँ मेटल है, फिर ये कार्बन, ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे मेटल आपका, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे आपका मेटल है,
फिर ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे। यहाँ पे कार्बन है, बीटा कार्बन। तो मेटल यहाँ पे है और बीटा कार्बन बिल्कुल बाहर और उसका हाइड्रोजन पीछे जा रहा है और वो नीचे जा रहा है। बताओ क्या कभी भी इंटरेक्ट कर पाएगा? कभी भी इंटरेक्ट कर पाएगा? क्या कभी भी इंटरेक्ट कर पाएगा? जैसे कि इंटरेक्शन हो रहा था, जैसे कि इंटरेक्शन हो रहा था, जैसे कि इंटरेक्शन, क्या कभी भी इंटरेक्शन? नहीं नहीं नहीं। आपको दोस्तों एक चीज याद रखनी है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है एगोस्टिक इंटरेक्शन। यानी पहले आपका बीटा सीएच जो बॉन्ड है ना, मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे कुछ चीजें लिख नोट लिख लो कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बीटा एच एलिमिनेशन स्टार्ट्स विद एगोस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन बीटा सीएच बॉन्ड, बिटवीन बीटा सीएच सिग्मा बॉन्ड एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। बेसिकली जो आपकी बीटा एच एलिमिनेशन की शुरुआत है वो एगोस्टिक इंटरेक्शन से होती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन है, अल्फा है, ये बीटा है, तो मैं साफ साफ लिखूंगा कि बीटा हाइड्रोजन्स आर नॉट इन विसिनिटी of metal, therefore no beta H elimination. इसलिए इस केस में कोई भी बीटा H elimination होता ही नहीं। किसी भी प्रकार का बीटा H elimination नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं आखिरी केस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सब कुछ लगभग फेवरेबल होता है, सब कुछ, लगभग सब कुछ फेवरेबल। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है जी, क्या ये सिन है? बिल्कुल ये सिन में जा सकता है, बिल्कुल सिन में सब चीजें क्लियर है, सब चीजें। तो क्या एलिमिनेशन होना चाहिए? बिल्कुल। और स्टिल यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन नहीं होता। मैं समझा रहा हूँ एक्चुअली यहाँ से जा सकते हैं, हाँ जी जा सकते हैं, बिल्कुल इंटरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स, मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम अगर अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हो तो मेटल कार्बन के बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स ऑन अल्फा कार्बन, जो मेटल कार्बन बॉन्ड है becomes very strong, due to which its dissociation does not take place. Therefore, no beta hydride. तो यहाँ पे सारी कंडीशंस थी, सब कुछ सही था, everything was fine. There was beta hydrogen. There was beta hydrogen. It was beta hydrogen of a typical guy group. Yes, interact कर सकता था, कोई constraint नहीं था, बहुत आराम से इंटरेक्ट कर सकता है, बहुत। आप इसको थोड़ा इस तरीके से देखो ना, CF2H बहुत आराम से इंटरेक्ट कर सकता था। पर क्योंकि यहाँ मेटल कार्बन का बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड कभी टूटता नहीं और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कभी होता नहीं, इसे याद करना। और इसी के साथ दोस्तों आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन खत्म होता है और इसी के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म भी यहाँ पे खत्म होता है। और अब हम अगले टॉपिक पे जाने के लिए एकदम तैयार हैं, जिसका नाम है होमोजेनियस कैटालिसिस। तो ये हमारी ओएमसी का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये हमारी ओएमसी का सेकंड लास्ट टॉपिक। So homogeneous catalysis is our next topic. पहले homogeneous catalysis का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। In which reactants and catalyst are in same phase. In which reactants and catalysts are in same. जहाँ पे आपका reactant और catalyst जो होता है वो किसमें होता है? सेम फेज में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? homogeneous catalysis. चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसमें। विल्किंसन तो हम कर चुके हैं। विल्किंसन जो है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला हमारा विल्किंसन आता है, विल्किंसन कैटलिस्ट आता है, हम कर चुके हैं विल्किंसन कैटलिस्ट ऑलरेडी। इसके बाद सेकंड चीज हम करते हैं, वो करते हैं क्या? मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। देखो मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में होता है, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में क्या होता है? आपका मिथेनॉल रिएक्ट कराया जाता है HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, और यहाँ पे कैटलिस्ट किया जाता है सिस रोडियम CO2 I2 -1, और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है एसिटिक एसिड CH3C। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कैटलिस्ट के बारे में कर देता हूँ। कैटलिस्ट हमारे पास क्या आ गया? सिस रोडियम CO2 I2, इसको चार्ज कर गया। एक काम कीजिए आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालिए आप बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम बताइए आप, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए आप, ही इसकी ज्योमेट्री, ये चार चीजें आपने बताई। इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आएगा? रोडियम का 9 और -1 का 10, दोबारा 14 और 2 16, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम कितना होगा? +1 आई होगी। रोडियम +1 का मतलब क्या होता है? D8 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, ये हो गया DsP हाइब्रिडेशन, DsP2 और ज्योमेट्री स्क्वायर।
चलिए दोस्तों, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपका मिथेनॉल HI के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ आपका CH3I plus H2 की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिक की आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म आप रिएक्शन मैकेनिज्म, इस पर्टिकुलर रिएक्शन जो पर्टिकुलर पहला स्टेप है, इसके अलग पूरा मैकेनिज्म होता है जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये रखिए कि जब भी आपका मिथेनॉल आपका HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3। और फिर सेकंड स्टेप में हमारा कैटालिटिक साइकिल शुरू होता है। क्या शुरू होता है, कैटालिटिक साइकिल। कैटालिटिक साइकिल, कैटालिटिक साइकिल में क्या होता है, आपका कैटालिस्ट क्या था, रोडियम CO CO I माइनस 16 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I। और दोस्तों कमाल की बात यही है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप कुछ भी कर आगे स्लो स्टेप करो, ये होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है ऑब्वियसली CH3I को, अगर कैसा होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो CH3I CO CO I ऑब्वियसली यहां से क्या बन जाएगा, अब 18 इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहां पे उसके बाद मेरे पास यहां पे क्या होगा, 1 माइग्रेटिंग इंसर्शन, यानी मेरा जो CH3 है ये माइग्रेट कर जाएगा और ये मेरा CO ट्रैपिंग लिगेंड, तो मैं करा रहा हूं 1 माइग्रेटरी इंसर्शन। ये मेरा जो CH3 है ये माइग्रेट हो गया, इस CO पे चला जाएगा, ये बन जाएगा RH, यहां CO CH3, यहां CO, यहां CO, यहां I, यहां I, और यहां मेरा ट्रैपिंग लिगेंड C। ओवरऑल चार्ज का कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहां पे CO नहीं, यहां पे माइनस लिखो, मेरी गलती, अब सोचते हैं यहां पे CO माइग्रेट कर गया, ये CO बाइस, यहां पे I, ठीक है। अब यहां से क्या करा दो, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ, किसकी रिडक्टिव एलिमिनेशन करानी है, यहां से CO CH3 का रिडक्टिव एलिमिनेशन I, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ किसकी करोगे तुम, CH3 CO I, पीछे बचा क्या, RH RH CO2 CO2 I2 I2, CO। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका हुआ, CH3 CO I का। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में कैटालिटिक साइकिल हुआ, कैटालिटिक साइकिल से क्या बाहर निकला, CH3 CO I, फिर इसका था हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट स्टेप में जो H2 बाहर निकला था, तो H2 इसका हाइड्रोलिसिस था, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक किस पे करेगा, अटैक जनाब करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे, pi स्टार में अटैक होगा, pi बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर वापस आके I माइनस बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। यहां से H प्लस भी बाहर निकल जाएगा तो पीछे बचेगा OH, और H प्लस जो यहां से बाहर निकलता है वो I माइनस के साथ मिलकर क्या बनाता है। सो दिस इज माय कंप्लीट मैकेनिज्म। तो दोस्तों ये है मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस का कंप्लीट, ठीक है। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आई होप मैकेनिज्म सबको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमारा मिथेनॉल सॉरी यानी CH3 मिथेनॉल HI के साथ रिएक्ट करके बनाता है मिथाइल हाइड्राइड CH3I। फिर सेकंड स्टेप में कैटालिटिक साइकिल है, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I, उसके बाद 1 माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, मेरा CH3 माइग्रेट करता है CO पे, एंड फाइनली रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है CH3COI का। जो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद CH3COI बनता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है फाइनल स्टेप में और बन जाता है मेरा एसिटिक एसिड। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, क्या है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन, HI oxidizes rhodium plus 1 of catalyst to rhodium plus 3 which precipitates out as rhodium। देखो प्रॉब्लम क्या है, जो आपने HI इसमें डाला था, आपको पता है आपने बिल्कुल रिएक्शन की स्टार्टिंग में HI डाला था, वो HI क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जो मेरा rhodium plus 1 है कैटालिस्ट का उसे ऑक्सीडाइज कर देता है rhodium plus 3, और जब एक दफा rhodium plus 3 में पहुंच जाए तो फिर वो तीन आयोडाइड के साथ मिलकर rhodium I3 RH I3 के प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन कर जाता है। तो यानी जो मेटल मेरी कैटालिस्ट की मेटल थी वो मेटलिस्ट तो बर्बाद होगी, मेरा कैटालिस्ट बर्बाद हो रहा है, वो डिकंपोज हो रहा है। सो बेसिकली आपका HI क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है rhodium plus 1 को plus 3 में, जिसकी वजह से आपका कैटालिस्ट बर्बाद हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट बना लेता है और वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सेकंड, इट प्रोड्यूसेस large amount of CO2 but it is not cost effective। तो भैया इसकी इन सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, to get rid of these limitations, Cativa process was introduced। इन लिमिटेशंस को दूर करने was introduced to get rid of these limitations, Cativa process was introduced। Cativa process क्या होता है, और इससे लेते हैं। देखो Cativa process में अलग क्या है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप कैटालिस्ट लगा, बाकी सब कुछ है। यानी इसमें भी आपका रिएक्टेंट मिथेनॉल होता है जी सर, इसमें भी HI साथ में लिया जाता है यस सर, इसमें भी CO लिया जाता है यस सर, बस इसमें कैटालिस्ट में अंतर क्या है, रोडियम की जगह इरिडियम, इरिडियम CO2 I2 माइनस, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, प्रोडक्ट भी सेम, बाकी सब कुछ सेम। सो द ओनली डिफरेंट थिंग इज द मेटल। अगेन अगर मैं कैटालिस्ट की चर्चा करूं तो कैटालिस्ट क्या है, इरिडियम CO I माइनस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो भैया, इरिडियम जो है वो रोडियम का तो बड़ा भाई, एक बार उसके नीचे रोडियम उसके नीचे इरिडियम, रोडियम होता है यहाँ पे इरिडियम, इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है 16। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इरिडियम की वो भी सेम ही रहेगी +1, फिर इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे वो भी सेम ही रहेगी DsP2, और फिर अगर इसकी ज्योमेट्री निकालोगे वो भी सेम ही रहेगी स्क्वायर, सब कुछ ही सेम है। अच्छा मैकेनिज्म सेम, मैकेनिज्म सेम एज दैट ऑफ मोनसेंटो, बिल्कुल सेम, इसी में नहीं कराऊंगा। अब बताऊंगा यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे, अरे मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा ना, वैसे फायदे क्या लास्ट में बताऊंगा। सेम इज दैट ऑफ मोनसेंटो, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस पता क्या है, तो ओनली डिफरेंस इज दैट RDS इन Cativa प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म सेम है, सारे स्टेप सेम है, बस अरे मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा ना, वैसे फायदे क्या लास्ट में बताऊंगा। सेम इज दैट ऑफ मोनसेंटो, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस पता क्या है, तो ओनली डिफरेंस इज दैट
RDS in Cativa process. पूरा mechanism same है, सारे steps same है, बस RDS in Cativa process is one migratory insertion. बाकी सब कुछ same है. तो बेटा आपका Monsanto से जब Cativa पे आया तो एक ही चीज बदली, आपका rhodium से iridium metal हो गया. बाकी सब कुछ same है. Reactant same, product same, बस catalyst में metal का change हुआ. आपने 4D के rhodium की जगह पे 5D की iridium ले ली. Mechanism भी copy paste है, हर एक step exactly same है. बस एक ही difference है कि Monsanto में जो RDS था वो oxidative addition था और Cativa में जो RDS है वो one migratory insertion. अब जरा समझ लेते हैं why RDS changes on going from Monsanto to क्यों change हुआ? Why RDS changes on going from Monsanto to Cativa? जब सब कुछ सेम था, पूरा मैकेनिज्म सेम था, RDS क्यों चेंज हुआ? आओ समझो. देखो Monsanto में जो आपकी मेटल थी वो क्या थी? रोडियम, जो 4D का था. Cativa में जो आपका कैटालिस्ट है, उसमें जो मेटल थी वो इरिडियम है, जो कौन से ब्लॉक की है? 5. तो रोडियम 4D के सब कुछ चीज पता होनी चाहिए आपको. As we move down the group, यानी 4D से 5 rate of oxidative addition increases. ओल्ड देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन में नए बॉन्ड बनते हैं. 4D वाला वीक बॉन्ड बनाता है, 5D वाला स्ट्रांग. इसी वजह से जब तक ये चीज आपने पढ़ी तो ऑक्सीडेटिव एडिशन 5D में फास्ट होती है. और माइग्रेटरी इंसर्शन में वन माइग्रेटरी इंसर्शन में आपका अल्काइल माइग्रेट करता था, यानी आपका मेटल और अल्काइल का बॉन्ड टूटता है. 4D में वो बॉन्ड कमजोर होगा तो आसानी से चलेगा. 5D में वही बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा. यानी 4D में वन माइग्रेटरी इंसर्शन फास्ट और 5D में स्लो, तो रेट ऑफ वन माइग्रेटरी इंसर्शन ये चीज हमें पता है. तो यानी मैं लिख सकता हूं कि यहां ऑक्सीडेटिव एडिशन स्लो होगा और यहां से यहां जाओगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट हो जाएगा. ये चीज है ना. जैसे आप 4D से 5D यानी यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर स्लो है, 4D से 5D जाती ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन रेट बढ़ता है और यहां पे वन माइग्रेटरी इंसर्शन फास्ट होगा. और जैसे आप 4D से 5D जाओगे तो मेटल और अल्काइल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और वन माइग्रेटरी इंसर्शन मुश्किल, इसलिए इसका रेट. तो यहां पे आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन स्लो RDS होता है, यहां वन माइग्रेटरी इंसर्शन स्लो. शायद ये अभी लेक्चर शुरू हुआ यार, जस्ट स्टार्टेड लेक्चर अभी क्या होगा. ठीक है, अभी तुमने लेक्चर शुरू किया बेटा. चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स इन Monsanto एंड Cativa. देखो सबसे पहले शुरू प्रोमोटर्स क्या होते हैं. प्रोमोटर्स क्या होते हैं? व्हिच इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? व्हिच डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर increases rate of reaction. अब चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं. इसमें पहले बात कर लेते हैं Monsanto एसिटिक एसिड प्रोसेस. Monsanto एसिटिक एसिड प्रोसेस जिसमें हमारा RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन. यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन. अब प्लीज ध्यान से सुनिए. पहली स्टेटमेंट में लिख रहा हूं I minus donors act as promoters. I minus donors like lithium iodide, cesium iodide, sodium iodide, etc. Why they act as promoter? Please ध्यान से सुनिए. I minus donors give I minus to metal, which is a pi donor ligand, and therefore it makes metal electron rich. और ये चीज सबको पता होनी चाहिए. अगर आपकी मेटल की इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट होता है, ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, ऑक्सीडेशन भी फास्ट हो जाता है. सो व्हिच मेक्स मेटल इलेक्ट्रॉन रिच, ड्यू टू व्हिच रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन. तो आपके I माइनस डोनर एक्ट एज प्रमोटर. भाई लुइस एसिड क्या करेंगे? अगर लुइस एसिड की बात करी जाए, लुइस एसिड्स लाइक जिंक आयोडाइड, AlCl3 etc. will remove I माइनस फ्रॉम मेटल. I माइनस 5 डोनर था जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, हमने उसी को बाहर निकाल लिया. ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ मेटल डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस और रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन थी.
तो लुईस एसिड इनहिबिटर है ना ऑक्सीडेटिव इनिशियली इस तरह हां बिल्कुल बिल्कुल देयरफॉर लुईस एसिड एक्ट एज इनहिबिटर। अब बात करते हैं किसकी कैटिवा प्रोसेस। कैटिवा प्रोसेस में जो आरडीएस है इज 1 माइग्रेटरी इंसर्शन और तुम्हें पता होना ही चाहिए कि जो रेट ऑफ 1 माइग्रेटरी इंसर्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस। मैं समझाता हूं क्यों समझाया हुआ भी है क्योंकि आपका मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो बैक बॉन्डिंग इतनी ज्यादा करेगा जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी कार्बन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट भी कम हो जाएगा। तो आपका मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा कार्बन की डेफिशिएंसी कम रिएक्टिविटी कम रेट भी कम। तो ये चीज आपने पढ़ी। अब आप बताओ यहाँ पे I माइनस डोनर्स किसकी तरह काम करेंगे चलिए खुद बताओ लाइक लिथियम आयोडाइड सीसियम आयोडाइड किसकी तरह काम करेंगे एक्सेस इनहिबिटर क्यों व्हाई बिकॉज दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल देयरफॉर डिक्रीजेस रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। और भाई लुईस एसिड क्या करते हैं लुईस एसिड्स लाइक गैलियम आयोडाइड AlCl3 etc withdraws electrons from metal therefore increases electron deficiency of metal therefore increases rate of 1 migratory insertion therefore promoters therefore promoters। तो ये promoters का काम ठीक है। आई होप यहाँ चीजें क्लियर होगी। तो हम अच्छा अभी बात सुनो ध्यान से बेनिफिट्स ऑफ कैटिवा ओवर मोनसेंटो। बेनिफिट्स ऑफ कैटिवा ओवर मोनसेंटो बेनिफिट क्या है बेनिफिट ये कि जैसे मोनसेंटो में प्रेसिपिटेट बनते थे कैटिवा में नो पीपीटी फॉर्मेशन और लेस CO2 एमिशंस और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव है कम खर्ची का प्रोसेस। चलिए तो ये मोनसेंटो कैटिवा के साथ हमारे खत्म होते हैं और मोनसेंटो और कैटिवा करने के बाद हम अगला प्रोसेस जो करने वाले हैं और होगा टेनेसी ईस्टमैन प्रोसेस। ठीक है टेनेसी ईस्टमैन प्रोसेस इसके बाद हमें क्या करना है टेनेसी ईस्टमैन करना है इसके बाद हमें वेक्टर करना है वेक्टर के बाद हमें एक करना है फेडरेटिक रोटेशन करना है ठीक है तीन और उसके बाद फेडरेटिक फॉर्मुलेशन करना है करना है। टेनेसी ईस्टमैन प्रोसेस क्या है सिमिलर टू मोनसेंटो सिमिलर टू मोनसेंटो बस वहां पे हमारा रिएक्टेंट क्या था मिथेनॉल यहाँ पे एस्टर है एक ही चीज चेंज है बाकी वही HI वही CO और वही कैटलिस्ट सिस सोडियम CO2 I2 और प्रोडक्ट चेंज है CH3 CO2 तो जो चीज चेंज है अच्छा एक और चीज चेंज है यहाँ पे HI लिथियम आयोडाइड तो क्या अंतर है मोनसेंटो में यहाँ पे क्या था अल्कोहल था मोनसेंटो में लिथियम आयोडाइड की जगह क्या था HI था और मोनसेंटो में यहाँ प्रोडक्ट क्या था बस इतना ही डिफरेंस बाकी सब कुछ सेम मैकेनिज्म भी सेम हो छोड़ो मैकेनिज्म भी सेम ठीक है तो लगभग सेम ही हो गई ठीक है बस वहाँ मिथेनॉल था यहाँ पे आपका एस्टर है वहाँ लिथियम हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे लिथियम आयोडाइड और वहाँ प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता था यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड बनता था। आइए मैकेनिज्म देख लेते हैं मैकेनिज्म में पहला स्टेप CH3CO2 CH3 देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है इंपॉर्टेंट बात है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है पर ये हार्ड सेंटर होता है ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ो और ये sp3 वाला सॉफ्ट सेंटर होता है sp2 वाला हार्ड होता है sp3 वाला सॉफ्ट सेंटर। अब मैंने जो यूज कर रहा हूं उसके साथ वो कर रहा हूं लिथियम आयोडाइड आएगा I- कैसा है सॉफ्ट न्यूक्लियर क्योंकि साइज बड़ा है ना साइज जितना बड़ा होता है तो सॉफ्ट किस पे अटैक करता है सॉफ्ट पे तो सॉफ्ट ने अटैक किया सॉफ्ट पे और यहां से बाहर निकला और हमारे पास बन गया CH3I प्लस बाहर क्या निकला CH3C डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कैटालिटिक साइकिल वो सेम है ठीक है कॉपी पेस्ट सेम एज मोनसेंटो भाई मिथाइल हाइड्राइड का ऑक्सीडेटिव रेशियो होगा सेम एज मोनसेंटो कर देना ठीक है सेम एज मोनसेंटो जो मोनसेंटो में होता है सबसे पहले ऑक्सीडेटिव रेडिएशन ऑफ मिथाइल हाइड्राइड किसके ऊपर वही रोडियम CO2 के ऊपर फिर 1 माइग्रेटरी इंसर्शन फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन ठीक है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद हमारे पास बाहर क्या निकलते हैं CH3COI मोनसेंटो में किसके साथ फाइनली कराते हैं हाइड्रोलिसिस H2O के साथ क्योंकि वहां फर्स्ट स्टेप में H2O निकलता था पर यहां फर्स्ट स्टेप में H2O की जगह क्या निकला एसीटेट तो यहां पे हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे एसीटेट के साथ। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस में पहले स्टेप में H2O बाहर निकला था तो H2O के साथ करेंगे यहां पे एसीटेट निकल रहा है तो एसीटेट के साथ करेंगे अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे फिर वापस आएंगे I- पास में जाएंगे और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ गए ऑक्सीजन। आई होप सबको ये चीज क्लियर। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है फोर्थ कैटालिटिक ड्यूरेशन। कैटालिटिक ड्यूरेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं हमारे पास जैसे बेंजीन इसको D2 के साथ रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे कैटालिस्ट डालते हैं और बना देते हैं C6D6। बताओ टेनेसी इसमें सबको क्लियर है
तो जैसे इसमें फिर से सुन लो, मिथेनॉल की जगह पे एस्टर यूज किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह लिथियम आयोडाइड यूज किया जाता है, और प्रोडक्ट में वहां एसिटिक एसिड की जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। मैकेनिज्म में पहला स्टेप वही होता है, जैसे मोनोसाइड एसिटिक एसिड में मिथेनॉल प्लस एच कराया था, यहाँ एस्टर प्लस एच कराया, सॉरी लिथियम आयोडाइड कराया, यहाँ से I- क्योंकि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, तो I- CH3 के साथ मिलकर CH3 बनाकर बाहर निकल जाता है CH3CO2-। अब ये जो मिथाइल आयोडाइड गया बना, ठीक है, इट गोस टू कैटालिटिक साइकिल, इट गोस टू कैटालिटिक साइकिल, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I, ठीक है, देन 1 माइग्रेटेड सेक्शन, वो सारी चीजें हमने कैटालिटिक साइकिल में पहले पढ़ी है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि कैटालिस्ट कैटालिटिक ड्यूरेशन में कौन सा यूज होता है। कैटालिस्ट को यूज होता है, वो होता है टैंटलम। मुझे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टैंटलम बताओ, और मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ ऑफ टैंटलम इन कॉम्प्लेक्स। यहाँ से कहाँ जाने हम, ला हफ्ता, ला 3 4 5, इसके आगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 8 5 5 10 18 इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया 18 ऑक्सीडेशन स्टेट। टैंटलम नेक्स्ट आ गया Cp -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 खराब है 0 x बराबर +1, चलिए बात डी इलेक्ट्रॉन काउंट, टैंटलम +5 मतलब 20 मतलब टैंटलम के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s/डी में सारे इलेक्ट्रॉन उसका दिए तो 0 इलेक्ट्रॉन काउंट सुना, पहली बात करो उसमें एचआई टाइप में चाहिए लिखना है तो कहां से करें, ठीक है, कहां से इलेक्ट्रॉन बोल रहा था सर, मैंने बोल दिया Cp मूर्ख, 0 कर दिया Cp -1 4 होता है, ठीक है, सुन लो -1 -1 -1 5 -1 करस्पॉन्डिंगली 5 प्लस होगा तो टैंटलम देख लेना और जरिए तेरी फोटो में आरज़ू है मेरी चलने लगी फोटो में, रहता यही ना जाने क्यों तू ही तू दिल में बसा है तेरे बिना क्या जीऊं, दिखला से तुम तूने है ना। सबसे पहले क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ H2, रुकी मैं कुछ ना कहूं, 16 इलेक्ट्रॉन और +3, तो पहला स्टेप आ गया रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव एडिशन पहला स्टेप हो नहीं सकता क्योंकि अभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां से ऑक्सीडेटिव एडिशन पॉसिबल नहीं है, रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH, अब इस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन अब बन जाता है Cp पहले से था, Cp पहले से था, एक H पहले से था, एक H पूरा आ गया और साथ में आ गया फिनाइल। अब फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया +3 से +5, इलेक्ट्रॉन काउंट 16 से। अब फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ H2 बन जाएगा टैंटलम फिनाइल Cp, क्योंकि फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन हम करा ही चुके हैं, +5 से +3 18 से। अब करा दो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ D2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन कराया था, यहाँ Cp पहले से था, तेरी हो चलने लगी होठों से तो यही तेरी चलने लगी होठों से तो यही ना जाने। अब क्या होता है यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ ये, और पीछे बचेगा टैंटलम, यहाँ ड्यूटेरियम और यहाँ Cp, +3 से +5 था और 16 से एक आप हो गया था 18 इलेक्ट्रॉन, फिर से +5 से +3 और यहाँ पर 16 ऑक्सीडेशन से +3 +5 18 +3 16 +5 18 और +3 16। अब जैसे एक H की जगह D आया, अब रिपीट द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स, रिपीट द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स, ऑल अदर 5 हाइड्रोजन्स will be replaced by, इसी प्रोसेस को 5 बार रिपीट करो, आपके जितने हाइड्रोजन सारे के सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ड्यूटेरियम रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेक्टर प्रोसेस।
कोबैक्टर प्रोसेस है। कोबैक्टर प्रोसेस में क्या होता है, इसमें होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, इसमें होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। रिएक्शन क्या होती है, आपके पास कोई भी एल्कीन आ गई, आपने इसमें O2 डाला, आपने इसमें H2 डाला, आपने इसमें PgCl4 डाला, आपने इसमें CuCl2, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, मैकेनिज्म से मेरा डाउट मत हो, मैं देख लिया, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, बस एक बार इसे करा उसके बाद डाउट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के बाद, उसके बाद फिर ब्रेक करेंगे, फिर अगली क्लास 5 से शुरू करेंगे। तो पहली चीज याद रखना, इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, ऑक्सीजन गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्लड, ऑक्सीजन गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्लड। अच्छा, ऑब्वियसली मेरा ऑक्सीजन कहां जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे, तो यहाँ का हाइड्रोजन जाता है फिर यहाँ पे, तो यहाँ जाता है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ और ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन H2 से। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सवाल एक क्वेश्चन ले लूं, 3 डबल बॉन्ड C यहाँ पे CH3 यहाँ पे मेरा D यहाँ पे प्लस H2 यहाँ पे O2 यहाँ पे AdCl4 माइनस यहाँ पे CuCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहली बात ये ड्यूटेरियम यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, वाटर से, और वाटर का ऑक्सीजन क्या लेगा बनेगा। मान लो मैंने रिएक्शन ले ली, 3 डबल बॉन्ड C यहाँ पे CH3 यहाँ पे H प्लस यहाँ ले लिया D2 और O2 और AdCl4 माइनस CuCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से H माइग्रेट करेगा, वाटर का H या D कभी इंकॉर्पोरेट होता ही नहीं। अब यहाँ पे मैं H2 लूं या D2 लूं, उससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H2 की जगह D2 भी ले तो प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ CH3 C यहाँ डबल बॉन्ड O, पानी का ऑक्सीजन आता है, O2 का 18 बाहर निकला, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है पानी से D2 से, तो आ गया यहाँ पे CH2, ठीक है। अब जरा जान लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ PdCl4 माइनस CuCl2 एंड O, ये सारे के सारे रोल समझ लेते हैं। देखो तो PdCl4 माइनस ये कैटलिस्ट है, PdCl4 माइनस जिसमें मेरा पैलेडियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैटलिस्ट है, यानी कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन टू कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। फिर बात आती है CuCl2 क्या है, CuPl2 है वो कैटलिस्ट, और ये क्या करते हैं, कैटालाइजेस पैलेडियम 0 टू पैलेडियम प्लस। उसके बाद O2 क्या होता है, ऑक्सीडेंट, और इसका क्या काम होता है, कहता है ये ऑक्सीडाइजेस और ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजेस कॉपर प्लस 1 कॉपर, CuCl2 में कॉपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कॉपर प्लस 1। अब मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाता हूं ये हो क्या है। एक्चुअली आपके पास आपका कैटलिस्ट जब आपने शुरू में लिया तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, सिर्फ PdCl4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, पर जब आपका कैटालिटिक साइकिल चलता है इस साइकिल में ये पैलेडियम +2 से रिड्यूस होकर पता कहां पहुंच जाता है, 0 पे। अब एक बात बताओ, कैटालिस्ट एक ऐसी चीज है जो रीजनरेट होनी चाहिए, रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी अगर मैं पैलेडियम +2 से शुरुआत कर रहा हूं तो मेरा कैटालिस्ट जो है उसका मेटल वापस यानी कैटालिस्ट रीजनरेट होना चाहिए, पर ड्यूरिंग दिस कैटालिटिक साइकिल द कैटालिस्ट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, यानी आपका पैलेडियम +2 से पूरा कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट करते करते 0 पहुंच जाता है। अब अगर मुझे इसे फिर से रीयूज करना है, इफ आई वांट टू यूज दिस पैलेडियम अगेन, तो मुझे इसे +2 में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट है, द कैटालिस्ट इज एक्टिव इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ड्यूरिंग द कैटालिटिक साइकिल palladium +2 is reduced to palladium 0. Therefore, if we want to reuse it, we need to oxidize it to +2. अब इसी को यहाँ +2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, इसी को +2 में भेजने के लिए यहाँ जाता है कॉपर Cl2, CuCl2 कॉपर +2, इसे ऑक्सीडाइज करते खुद क्या जाता है, रिड्यूस।
चलिए कॉपर प्लस 2 ने इसे ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस हुआ और ये फिर से प्लस 2 में पहुंचा। अब फिर से जब ये कैटालिटिक साइकिल में जा रहा होगा फिर से प्लस 2 में से कहां पहुंच जाएगा 0। ये प्रोसेस तो चलता रहेगा ना यार। आपका 0 में था, आपका कॉपर प्लस 2 आया, खुद रिड्यूस हुआ, इसे ऑक्सीडाइज करके प्लस 2 में भेज दिया, फिर से साइकिल शुरू हुआ और ये प्लस 2 से कहां पहुंच गया वापस 0 में। ये प्लस 2 से कहां पहुंच गया वापस 0 में, प्लस 2 से वापस कहां पहुंच गया 0 में। अब अगर फिर से ऑक्सीडाइज करना तो फिर से कॉपर 2 प्लस चाहिए, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में जा चुके, तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए वापस प्लस 2 में हम क्या ऐड करते हैं 4। तो यानी आपका कॉपर प्लस 2 का क्या काम हो गया, कॉपर प्लस 2 का क्या काम है, ऑक्सीडाइजेस प्लेटिनम 0 टू प्लेटिनम प्लस 2, और आपका O2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस कॉपर प्लस 1 टू कॉपर प्लस 2। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में सब बात।